मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में प्रशासन पर प्रशासनिक नियंत्रण, कार्यपालिका का नियंत्रण और विधायी नियंत्रण की चर्चा हुई थी। आज उसके आगे देखें विधायी नियंत्रण के जो विभिन्न प्रकार हैं उसकी बाधाएं क्या हैं, कि प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए विधायिका को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसमें परेशानी क्या आती है, इसमें बाधाएं क्या है। सबसे पहली बाधा है प्रशासन की विशेषज्ञता। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये सेवा नियुक्ति की तिथि से रिटायरमेंट की एज तक, सेवानिवृत्ति की आयु तक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं। इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है और वो काम करते करते उस विषय में प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो जाते हैं। ऐसे प्रशासनिक विशेषज्ञों पर नियंत्रण रखना सामान्य रूप में व्यवस्थापिका के सदस्यों के लिए बहुत कठिन होता है। वे ऐसी बातें कह सकते हैं, ऐसे तर्क दे सकते हैं कि सांसद मतलब कि संसद और विधायिका सभाएं बिल्कुल निरुत्तर हो जाएं। ये सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बाधा है संसद के पास समय की कमी होती है। एक तो संसद के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और संसद का अधिवेशन बहुत कम समय के लिए होता है। भारत में भले ही 3 अधिवेशन होते हैं संसद के, लेकिन फिर भी वह सामान्य विभिन्न प्रकार के विषयों पर वह विचार करती है। प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए ज्यादा कुछ विचार नहीं कर पाती। तीसरी बाधा है संसद की उदासीनता। संसद की गणपूर्ति भारत में कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। उदाहरण के लिए लोकसभा की 542 है सदस्य संख्या। 542 में जब 54 या 55 सदस्य उपस्थित होंगे तब सदन की कार्यवाही वैधानिक मानी जाएगी। इसी प्रकार से लोकसभा राज्यसभा की सदस्य संख्या 244 है, तो 24 सदस्यों की उपस्थिति से सदन चल सकता है। गणपूर्ति इतनी कम रखी जाने के बावजूद भी कई बार सदन के सभापति को गणपूर्ति नहीं होने के कारण घंटी बजानी पड़ती है कि जो सदस्य बाहर में घूम रहे हैं वो आकर के सदन में बैठें। मतलब देखिए लोकसभा में 55 सदस्य भी उपस्थित नहीं हो पाते, जबकि 544 सदस्य वहां पर 543 सदस्य वहां पर सदस्य होते हैं। इसमें 55 सदस्य भी सदन में उपस्थित नहीं होते। कई ऐसे अवसर आते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी 25 सदस्य भी उपस्थित नहीं रहते। तो जहां सांसद इतने अधिक उदासीन होंगे, प्रशासन पर, कार्यपालिका पर ये नियंत्रण कैसे रख पाएंगे। तीसरी चीज, सांसदों में पर्याप्त योग्यता नहीं होती। जो प्रतिनिधि चुन करके संसद में पहुंचते हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो कई बार कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी संसद में, विधायिका सभाओं में, राज्य विधानमंडल में पहुंच जाते हैं और उनके सामने बैठता कौन है? एक आईएएस अधिकारी बैठता है, एक आईपीएस अधिकारी बैठता है पुलिस प्रशासन में। तो जब सांसदों में, विधायकों में, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों में कोई शैक्षणिक योग्यता बहुत कम होती है तो वे किस प्रकार से इतने योग्य और कुशल प्रशासनिक अधिकारी पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर सकेंगे? ये संभव नहीं है। फिर बहुमत का अहम। संसदीय शासन में मंत्रिमंडल के पास जब तक बहुमत है तब तक मंत्रिमंडल को कोई शक्ति हटा नहीं सकती। इस बहुमत का अहम सरकार को हमेशा बना रहता है। परिणाम स्वरूप सरकार मतलब मंत्रिमंडल, प्रशासनिक अधिकारी जो भी करें उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। संसद में किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर यदि कोई भी आरोप लगा, कोई भी वाद विवाद हुआ, कोई भी घटना घटी, तो उसमें पूरा मंत्रिमंडल, एक मंत्री ने, पूरा मंत्रिमंडल उस प्रशासनिक अधिकारी को बचाने में लग जाता है।
भले ही उसको धमकी चमकी या डांट फटकार करेंगे, वो बात दूसरी है, लेकिन संसद में ऐसी प्रत्येक घटना पर बहुमत दल अपने बहुमत का अहम दिखाता है। और आखिरी बाधा है विरोध के लिए विरोध। भारत में एक नई प्रवृत्ति उदित हो रही है कि सरकार जो भी करेगी विरोधी दल उसका विरोध करेगा। उसका काम ही है विरोध करना। मतलब सरकार जैसा भी अच्छा से अच्छा काम करे, चाहे या बुरा से बुरा काम करे या ढंग से काम न करे, विरोधी दल हमेशा हर परिस्थिति में सरकार के कार्यों का विरोध करता है। तो यहां पर विरोध के लिए विरोध की राजनीति शुरू हो गई है। दूसरे विकसित देशों में यह प्रवृत्ति विरोधी दल में नहीं पाई जाती। भारत में विरोधी दल सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाता है और सरकार कहती है कि हम आरोपों का जवाब नहीं देंगे यदि आप हमारे कार्यों की आलोचना करेंगे। आलोचना और विरोध में अंतर होता है। यदि आप हमारे कार्यों की आलोचना करेंगे, हमारे काम में गलतियां दिखाएंगे, कमी दिखाएंगे, कसर दिखाएंगे, भेदभाव दिखाएंगे, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन आरोप के विरोध होता है। सरकार के हर कार्य का विरोध नहीं होना चाहिए, सरकार के कार्यों का समर्थन भी होना चाहिए। लेकिन भारत में विरोध के लिए विरोध की राजनीति आजकल चल रही है। यह है व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं। अब देखते हैं प्रशासन पर नियंत्रण की तीसरी विधि, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण मतलब न्यायपालिका का नियंत्रण। जिस प्रकार से प्रशासन पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, ठीक इसी प्रकार से प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण भी होता है। और वो कैसे होता है कि न्यायपालिका बैठा हुआ है। न्यायपालिका को सरकार का अंग नहीं माना जाता, सरकार से पृथक माना जाता है। और न्यायपालिका की पृथकता का मूल कारण यह है कि न्यायपालिका सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहे। सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त क्यों रहे? यदि सरकार के अधीन रहकर न्यायपालिका काम करेगी तो सरकार न्यायपालिका पर दबाव डालेगी, न्यायाधीशों पर वह दबाव डालेगी और न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए न्यायपालिका को सरकार से बाहर रखा जाता है, पृथक रखा जाता है। तो यहां पर हस्तक्षेप, न्यायपालिका सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कुछ परिस्थितियां होती हैं। देखिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं। सबसे पहले यह है कि सत्ता का दुरुपयोग। यदि न्यायपालिका देखता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या प्रशासन ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है, तब न्यायपालिका उस मामले की सुनवाई करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका अपनी ओर से कोई कार्यवाही, कोई मुकदमा दायर नहीं करती। जब ऐसा कोई मुकदमा न्यायपालिका में पेश किया जाता है तब न्यायपालिका उचित संज्ञान लेती है। आजकल न्यायपालिका की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, तो वह विभिन्न चीजों में खुद भी संज्ञान लेने लगी है। जैसे गुजरात में एक पुल के टूट जाने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने अपनी ओर से संज्ञान लिया था। उसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाई थी और सब काम किया था। तो आजकल यह प्रवृत्ति शुरू हो गई है। लेकिन सामान्य रूप में ऐसे छोटे मोटे मामलों में न्यायपालिका पहल नहीं करती। उसके बाद यदि ऐसा कोई मुकदमा आता है तब उसकी सुनवाई करती है। दूसरा, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन। यदि प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं तब ऐसे मुकदमों को सुनती है। तीसरा, वैधानिक त्रुटियां। यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई कानूनी रूप से गलत काम करते हैं, कानून उस काम को करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करते हैं, तब ऐसे मामलों की सुनवाई न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं। भारत में उचित प्रक्रिया को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है? शासन कोई भी काम करेगा उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होगी, नियम के अनुसार काम होगा।
यदि उस नियम का पालन किए बिना प्रशासन के द्वारा कोई काम किया जाता है तो न्यायपालिका उस कार्य को अवैध घोषित कर देती है। जैसे अभी कल या पिछले दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। क्या सीबीआई सीधे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है? नहीं। तो फिर उचित प्रक्रिया क्या है कि उप मुख्यमंत्री से पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए आपको दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक, यदि आप गिरफ्तार करते हैं तो वही उपराज्यपाल से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले अनुमति, उसके बाद कार्रवाई। ये उचित प्रक्रिया है कि पुलिस वाले सीधे जाकर के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उचित प्रक्रिया का होना जरूरी है। और जब तक उचित प्रक्रिया का पालन हो रहा है, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये हस्तक्षेप की परिस्थितियां हुई। अब देखें साधन कि न्यायपालिका किन किन साधनों से प्रशासन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। पहला है सरकार के विरुद्ध अभियोग। यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर करता है, सरकार के कार्यों से यदि किसी को हानि होती है या उसका अहित होता है तो सरकार के विरुद्ध अभियोग दायर कर सकता है। दूसरा, नौकरशाहों पर अभियोग। किसी नौकरशाह के कारण, किसी प्रशासनिक अधिकारी के कारण यदि जनता को असुविधा होती है, जनता की हानि होती है, अहित होता है, तो नौकरशाहों के विरुद्ध भी अभियोग दायर किया जा सकता है। तीसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये न्यायपालिका के हाथ का सबसे बड़ा हथियार है। यदि कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई कार्य या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विपरीत हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका ऐसे कार्यों को, ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर देती है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। इसके बाद प्रदत्त विधान के अंतर्गत नियमों का परीक्षण। प्रदत्त विधान की चर्चा पिछले व्याख्यानों में की जा चुकी है कि संसद किसी कानून का ड्राफ्ट बना करके पास कर देती है, कानून की मोटी चीजें निर्धारित कर देती है और उसको पास कर देती है। कानून बन गया। वो कानून बनने के बाद उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नियम कौन बनाता है? प्रशासन बनाता है। नियम प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। तो उन नियमों को न्यायपालिका परीक्षण कर सकती है। जैसे छात्रवृत्ति, संसद ने पास कर दिया कानून कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांगों, महिलाओं को शिक्षण के क्षेत्र में इतनी सुविधाएं, ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाए। 2-4 लाइन का बनाकर के उसने पास कर दिया। अब प्रशासन के पास जब यह कानून आता है तो कानून आने के बाद प्रशासन उसके बारे में नियम बनाता है कि किन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन योग्य होंगे, उनको कितनी छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी, इसके अलावा और कौन सी सुविधा दी जाएगी। इन तमाम चीजों के बारे में नियम प्रशासन बनाता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी फेल हो गया, वह उसी क्लास में दोबारा पढ़ेगा, तो क्या उस अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को दोबारा उसी क्लास के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? यदि किसी किसी विद्यार्थी के पिता की आय बहुत अधिक है, 25-50 लाख रुपए है वार्षिक, तो क्या ऐसे विद्यार्थी को भी स्कॉलरशिप मिलेगी? ये तमाम नियम बनाता है। तो इस प्रकार के नियमों का परीक्षण, इन नियमों की जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है। वो न्यायालय यह देखता है कि ये नियम मूल कानून के अनुसार हैं या नहीं है। तो ये साधन, इन साधनों के द्वारा न्यायपालिका के द्वारा प्रशासन पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा 5वां है लेख जारी करना। ये न्यायपालिका में ये शक्ति दी गई है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है
तो न्यायपालिका 5 प्रकार के लेख जारी करती है। यह लेख जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। कौन कौन से लेख हैं? सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे शब्द से स्पष्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, प्रत्यक्षीकरण सामने लाओ। सामान्यतया पुलिस किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। बीच में यदि छुट्टी हो गई तो वो माफ हो जाता है। जैसे शनिवार को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, तो रविवार छुट्टी रहती है, तो रविवार को शून्य मार करके शनिवार की शाम रात और फिर सोमवार से उसकी शनिवार की शाम से सोमवार को फिर गणना होगी। रविवार या छुट्टी के दिन को अलग कर दिया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका में पेश किया जाना आवश्यक है। लेकिन मान लीजिए यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस या कोई व्यक्ति जिसने किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया है, न्यायपालिका में पेश नहीं करता, तब न्यायपालिका उस पुलिस अधिकारी या उस व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करती है कि बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने पेश करिए। लेट अस हैव द बॉडी, हमें शरीर चाहिए। ये पहला लेख। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। परमादेश और प्रतिषेध एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। परमादेश में आदेश दिया जाता है कि आप काम करिए, और प्रतिषेध लेख में आदेश दिया जाता है कि आप काम बंद कर दीजिए, रोक दीजिए। तो ये परमादेश प्रतिषेध है। यदि मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी या कार्यपालिका समुचित ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो परमादेश, हम आदेश देते हैं काम करिए। अब प्रतिषेध, काम कर रहे हैं तो बंद कर दो, अभी रोक दो उसको, प्रतिषेध। तीसरा है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण का मतलब होता है हमें पूरी तरह से सूचित कीजिए, बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या होता है? उच्च स्तर का न्यायालय अपने से निम्न स्तर के न्यायालय को उत्प्रेषण लेख जारी करता है। मान लीजिए किसी कोई घटना घटी और उस घटना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय सोचता है कि मुझे इसकी सुनवाई करनी चाहिए, मैं इसकी सुनवाई करूंगा। और मान लीजिए उच्च न्यायालय में कई मामले पेश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय कहता है इस मामले की सुनवाई मैं करूंगा। तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को आदेश जारी करता है कि ये जो मामला है, उस मामले से संबंधित जितने भी मुकदमे आपके न्यायालय में पेश किए गए हैं वो सब मेरे पास भेजिए, मैं उसकी सुनवाई करूंगा। जैसे दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो कई उच्च न्यायालयों में इस बाबरी विध्वंस के विरुद्ध कई मुकदमे दायर किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को आदेश दिया कि आप इस केस से संबंधित जितने भी मामले हैं आप हमारे पास भेजिए, हम इसकी सुनवाई करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर सब उस मामले की सुनवाई उसने किया। ये उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार पृच्छा। इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त हो गया लेकिन वह उस पद के योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको आदेश देता है आप किस अधिकार से उस पद पर नियुक्त किए गए हैं, हटिए वहां से। ये अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को दिया गया है और इसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। तो ये न्यायिक नियंत्रण के साधन हुए। अब इसमें भी बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधा है स्वमेव पहल नहीं। न्यायपालिका को किसी मामले में अपनी ओर से पहल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी आजकल देखते हैं जब कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना घट जाती है जिसमें एक बहुत बड़ा समूह प्रभावित होता है तो न्यायपालिका अपनी ओर से संज्ञान लेकर के भी कार्यवाही शुरू करती है। दूसरा, जटिल और खर्चीली। भारत में न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल होती जा रही है कि आम आदमी
परेशान हो जाता है। जब वह किसी मामले में किसी वकील को पकड़ता है, क्योंकि बिना वकीलों के तो न्यायपालिका में कोई काम होता ही नहीं। जब कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति किसी वकील को पकड़ता है तो वकील बहुत ही लोक लुभावने सपने दिखा करके उसको अपने ग्रिप में ले लेता है, और फिर एक बार यदि न्यायपालिका में मामला गया तो गई भैंस पानी में। कब फैसला होगा कोई भरोसा नहीं। एक तो जटिल है, दूसरी खर्चीली। सर्वोच्च न्यायालय में जब एक वकील खड़ा होता है तो वह एक बार की फीस लाखों रुपए में लेता है। 1, 2, 4, 5 लाख नहीं, लाखों। इतने महंगे वकील होते हैं भारत में। एक सामान्य व्यक्ति इन खर्चों का वहन नहीं कर सकता। तीसरा, विलंबनकारी। भारत की न्यायपालिका जितने विलंबनकारी है, मतलब कि मामलों पर फैसला देने में जितने वर्ष लग जाते हैं, उतना आपको दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं मिलेगा। भारत के न्यायालयों में कुल मिलाकर के लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। 3.5 करोड़ मामले। इसका मूल कारण क्या है? प्रक्रिया लंबी है। प्रक्रिया को ध्यान दिया जाता है, कार्य को नहीं। विलंबनकारी। और न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है, देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं होता। न्यायपालिका का दायित्व है कि वह ऐसी प्रक्रिया को अपनाना शुरू करे जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय तत्काल मिले, शीघ्र और निष्पक्ष न्याय मिले। और आखिरी है घटनोत्तर प्रक्रिया। कोई घटना घट जाने के बाद आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। ऐसा होने वाला है इसलिए प्रक्रिया नहीं। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, मर्डर होने के पहले आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मर्डर होने के बाद आप जाएंगे। यह घटनोत्तर प्रक्रिया है, तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो ये न्यायिक नियंत्रण के साधन हुए। अब देखें जन नियंत्रण। नियंत्रण के क्षेत्र में प्रशासन पर यह चौथा नियंत्रण है जिसे जन नियंत्रण कहा जाता है। एक निष्पक्ष प्रशासन से हम क्या अपेक्षा करते हैं? एक सामान्य जनता, एक सामान्य व्यक्ति, एक आम नागरिक प्रशासन से क्या अपेक्षा करता है? वह अपेक्षा करता है जन इच्छा का सम्मान होना चाहिए। दूसरा, जन भागीदारी होनी चाहिए प्रशासन के कार्यों में। प्रशासन जो भी करे, क्योंकि जनता के लिए काम करता है प्रशासन, इसलिए जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और फिर उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रशासन जो भी करे उत्तरदायी ढंग से करे, मतलब वह अपने उच्च अधिकारी के प्रति और वह जनता के प्रति भी उत्तरदायी हो। और प्रतिबद्ध नौकरशाही होना चाहिए। प्रतिबद्धता किसके प्रति? संविधान के प्रति। निष्ठा किसके प्रति? संविधान के प्रति, कानून के प्रति। किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं, किसी मंत्री के प्रति नहीं, किसी मंत्रिमंडल के प्रति नहीं। उसकी निष्ठा संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए। ये जनता की सामान्य रूप में ये मांग होती है। तो जनता के द्वारा प्रशासन पर कैसे नियंत्रण रखा जाता है? ये जो नियंत्रण है, ये सब नियंत्रण कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन है, प्रशासन पर नहीं। क्योंकि जनता कानूनी रूप से प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। जनता को प्रशासन पर सीधा नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रशासन सामान्य रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन जब जन भागीदारी की बात आती है तो ये उत्तरदायित्व सामने आता है। तो प्रशासन पर कम, कार्यपालिका पर जनता को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। जैसे सबसे पहले है सामान्य निर्वाचन, क्योंकि मंत्रिमंडल नीतियां बनाता है, प्रशासन नीतियों को क्रियान्वित करता है। मंत्रिमंडल जैसी नीतियां बनाएगा, उसी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन काम करता है, नियम बनाता है। यदि मान लीजिए कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नीति को जनता पसंद नहीं करती, तो अगले चुनाव में जनता उसको वोट देकर के नहीं जिताएगी।
तो सामान्य निर्वाचन जनता के हाथ का सबसे बड़ा नियंत्रण का हथियार है। जैसे 1975-77 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया था, जनता पर घोर अत्याचार हुए, जो भी हुआ जनता ने इसे पसंद नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1977 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार परास्त हुई और दूसरे दल की सरकार बनी। दूसरा, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है हम जो निर्वाचित प्रतिनिधि को भेजते हैं निर्वाचित करके, हम यदि किसी प्रतिनिधि को निर्वाचित करके किसी पद के लिए भेजते हैं तो उसका कार्यकाल सामान्य रूप में 5 वर्ष होता है। लेकिन मान लीजिए इन 5 वर्षों में वह प्रतिनिधि यदि अपना निर्धारित काम अच्छी तरह से नहीं करता या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की परवाह नहीं करता, अपने पद का दुरुपयोग करता है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना है अगले बार उसको चुनाव में वोट नहीं देंगे, बस ना। लेकिन प्रत्यावर्तन का प्रावधान जहां होता है वहां कार्यकाल पूरा होने के पहले उस निर्वाचित प्रतिनिधि को वोट दे करके वापस बुलाया जा सकता है, पद से अलग किया जा सकता है। वो तो वहां पर कोई मतदान होता है, उसकी प्रक्रिया है, वहां पर मतदान होता है। मतदान में यदि जनता का बहुमत, जिन लोगों ने उसको निर्वाचित करके भेजा है, उन लोगों का बहुमत उसको वापस बुलाने के पक्ष में है तो उसको पद से हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर फिर किसी दूसरे को निर्वाचित करके भेजा जाता है। ये प्रत्यावर्तन इसको कहते हैं। ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सरपंच के लिए प्रत्यावर्तन का प्रावधान रखा गया था या रखा गया है, लेकिन आज तक उसको अमल नहीं किया गया है। तीसरा, हित और दबाव समूह। कार्यपालिका को अपना काम करने से रोकने के लिए या अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए बाध्य करने के लिए हर जगह पर हित और दबाव समूह होते हैं। हित समूह, दबाव समूह। दबाव समूह क्या है? ऐसे लोगों का समूह होता है जो शासन पर दबाव डालता है, आप ऐसा काम करिए, आप ऐसा काम मत करिए, अपने हित में दबाव डालता है, उसको दबाव समूह कहते हैं। तो दबाव समूह के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। फिर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भी प्रशासन के मार्ग में प्रशासन को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जैसे अभी मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने गिरफ्तार करके ले गई वो, तो आप दल के लोगों ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया या उसका विरोध किया, तो प्रशासन को इस प्रकार से भी नियंत्रित किया जा सकता है। और 5वां है जागरूक जनमत। यदि जनता जागरूक है, कहीं पर भी हो, किसी भी स्तर पर हो, यदि जनता अपने अधिकारों को समझती है, अपने दायित्वों को समझती है, यदि जनता जागरूक है, तो कार्यपालिका हो चाहे प्रशासन हो, कभी भी मनमानी नहीं कर सकता। तो जागरूक जनमत प्रशासन पर सबसे बड़े नियंत्रण के रूप में काम करता है। ये जितने साधन हैं, ये समस्त साधन कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन हैं। और कार्यपालिका पर यदि इस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है तो चूंकि कार्यपालिका के अधीन प्रशासन काम करता है, इसलिए कार्यपालिका भी तदनुरूप प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। यह है प्रशासन पर 4 प्रकार के नियंत्रण: कार्यपालिक नियंत्रण, विधायी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, जनसमूह का या जनता का नियंत्रण। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ऐसा लगता है कि प्रशासन पर चारों दिशाओं में एक एक नट लगा दिया गया है, चारों दिशाओं में। और ऐसे टाइट, यदि नट बहुत टाइट हो तो आदमी न तो हिल डुल सकता है, न कुछ हरकत कर सकता है। लेकिन भारत है, भारत में, दुनिया के सभी देशों में इसी प्रकार के नियंत्रण प्रशासन पर होते हैं, सभी देशों में। लेकिन कुछ देशों में नट, ये जो नट का टाइटनेस है, उसका कसाव है, कहीं पर ढीला ढाला होता है, कहीं पर अच्छा टाइट होता है। भारत में आप समझते होंगे यह नट बहुत ढीला है। तो प्रशासनिक अधिकारी खूब मनमानी करते हैं क्योंकि उनके आका
राजनीतिक नेता उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन प्रशासन पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।